हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी बेसिकली, और इसी में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड। और इसी में हम लोग आपका बात कर रहे थे खंड सेकंड में। और आपका चैप्टर आपको याद होगा कि चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्या है चैप्टर हमारा? भूमंडलीकृत जो विश्व है उसका बनना हम लोग आपका देख रहे थे। इसमें बहुत सारी चीजों को हम देखें कि कैसे ग्लोबलाइज हुआ है चीजें। सिल्क रूट क्या था, सिल्क रूट के साथ भोजन की यात्रा क्या थी, कैसे दूसरे देशों से हमारे पास भोजन पहुंचे हैं, विजय, बीमारी और व्यापार कैसे आपका ग्लोबलाइज से इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। इन सबको भी हमने इस लेक्चर के माध्यम से देखने का, जानने का प्रयास किया था। इन सबको प्रयास के बावजूद हमने इसके बाद 19वीं शताब्दी में जो आपकी चीजें हुई हैं उनको भी हमने अपना जानने का प्रयास किया कि कैसे क्या हुआ है। फिर हम देख रहे हैं विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कि कैसे विश्व जो अर्थव्यवस्था है उसका उदय हुआ है। इनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से आपका गौर करके एक एक करके आपका देख लिया है। ठीक है। तकनीकी की भूमिका, कि अगर कोई तकनीकी है उसकी कोई वो आपकी भूमिका है तो ये आपको थोड़ा सा इनमें ध्यान रखना है। ठीक है। और फिर है 19वीं सदी में यूरोप में उपनिवेशवाद। और आपने खाने में मीट को भी देखा होगा कि पहले जानवरों को ले जाया जाता था, लेकिन जैसे ही आपका रेफ्रिजरेटर का प्रयोग शुरू हो गया, ये चीजें जो थी, जो आपका जिंदे जानवर थे उनकी जगह अब आपका मरे हुए जानवरों का जो मांस है या मीट है वो आपका यूरोप में जाने लगा। क्योंकि यूरोप में क्या थी, वहाँ खाद्यान्न में मीट की बड़ी डिमांड थी और मीट की मांग थी, जिसके कारण ये सारी चीजें इनसे वो आपका जुड़ी हुई थी। फिर हमने ये वाला अफ्रीका का मैप देखा कि किन किन क्षेत्रों में आप देखेंगे कैसे यूरोपियन लोगों ने जब मिस्र से यूरोप को उपनिवेश बनाया तो कैसे अपने हिसाब से उन्होंने बैठ कर आपका जर्मन में आपका सीमा का निर्धारण कर लिया। तो आपको दिखाई देंगे बिल्कुल सीधी लाइन सी जो है, आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप के जो चित्र हैं उन पर आपको बड़ा स्पष्ट रूप से ये सारी चीजें जो हैं आपको दिखाई देंगी। और आप इनको बड़े अच्छे से आपका देख भी सकते हो कि ये चीजें किस प्रकार से थी और कैसी हैं। क्लियर है? तो इतना हम लोग इसके अंतर्गत आपका देख चुके थे और कहते कि बर्लिन में ये सारी चीजें बैठकर आपकी डिसाइड हुई थी। ठीक है। और फिर हमने देखा था रेंडर पेस्ट या आपका जो आपका मवेशी प्लेग था, ये 1990 के दशक में कैसे फैला, जिससे जो हमारे पशु हैं उनका बहुत सारा आपका मृत्यु हो गई। और यूरोप का जो एक ऐसा वर्ग था जो आपका पशुओं पर डिपेंड था, उसमें कैसे आपकी समस्या हमको देखने के लिए मिली और कैसे उन्हें जो उनका सहारा था वो खत्म हो गया। क्योंकि हम देख रहे थे कि उस समय भी वहाँ के लोगों का कृषि और पशुपालन ही मुख्य आधार था। जब पशु पलने लगे तो वहाँ के लोग बाहर विदेशों की तरफ नौकरी करने के लिए, आपके खदानों में काम करने के लिए जाना पड़ा। और कैसे भारतीय मजदूरों को जबरदस्ती आपका खदानों की कामों पर लगाया जाता था। क्लियर है? इन सारी चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपका देख चुके थे। बागान मालिकों को देखे कि कैसे लोगों को सुरिनाम, गुयाना, फ्रेंच में, आपका श्रीलंका में और आपका जो कैरेबियन जो आपका द्वीप समूह है उनमें कैसे लोगों को आपका शिफ्ट किया गया। इन सबको हमने इस लेक्चर के माध्यम से आपका देखने का और जानने का प्रयास किया था। अनुबंध मजदूर क्या होते थे उसमें भी देखा कि कैसे अफ्रीका के अंतर्गत आपको बहुत से भारतीय नाम वाले लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी को हम लोग यहाँ तक इस लेक्चर में गौर कर कर बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे, हम लोग बात कर चुके थे। फिलहाल हमें इससे आगे बढ़ना है, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप जितना आपने पढ़ा है यहाँ तक मुझसे कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। देख लिया? कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी प्रकार किसी बच्चे का? आगे बढ़ जाएं। क्या कह रहे हैं कि विदेशों में भारतीय उद्यमी, कह रहे जो विदेश हैं उन विदेशों में जो भारतीय उद्यम मतलब व्यापारी, तो कह रहे हैं विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ, फसल और फसल उगाने वाले, वास्तु पूंजी की आवश्यकता थी बड़े पैमाने के लिए। तो बाजार और बैंकों के पास पैसा लाया जा सकता था। कह दें कि जो बाजार हैं उनके पास जो पैसा है वो आपका लाया जा सकता था। छोटे मोटे किसानों का क्या होगा? यहीं से देसी साहूकार और महाजनों का दृश्य होता है। स्टार्टिंग क्या थी? विश्व बाजार में खाद्य पदार्थ फसल उगाने वाले
वास्ते मजदूरों की आवश्यकता थी। बड़े बैगान वाले तो बाजार और बैंकों से पैसा लेते थे, छोटे मोटे कहाँ जाए। यानी कि अगर आपको खेती करनी है, कृषि करनी है, कुछ काम करना है, तो आपको पैसे की आवश्यकता होती है, बीज के लिए, यंत्रों के लिए, सिंचाई के लिए, गुड़ाई के लिए, निराई के लिए। तो अब जो बड़े साहूकार हैं वो तो बैंक से लोन ले लेंगे, लेकिन जो छोटे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो उनके सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर उनको पैसा चाहिए तो जो आपके देसी साहूकार हैं या फिर जो महाजन हैं, यहां से ही हमको वो सारे महाजन, वो सारा वर्ग हमको देखने के लिए मिला। क्या आपने शिकारीपुरी, श्रॉफ और नट्टू कोटम्बी चटरी के बारे में सुना है? यह उन्हें सारे बैंकर और व्यापारी में से थे जो मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के निर्यात मुखी खेती के लिए कर्जा देते थे। ये ऐसे व्यक्ति थे दो जो क्या करते थे, अगर किसी को मध्य या दक्षिण पूर्व एशिया में अगर किसी को आपका ट्रेड करना है या फिर आपको खेती करनी है तो आप इनसे अपना कर्जा ले सकते थे। ये लोगों को क्या देते थे उस समय? पैसा ब्याज पर कर्ज के रूप में देते थे। इसलिए ये वे अपनी जेब में पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जा लेते थे। उनके पास पास दूर तक फैलने की एक व्यवस्था पत्ती थी। यहां तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों के क्रियाकलाप के देसी स्वरूप भी विकसित किए थे। क्या करे थे उन्होंने? देसी जो आपका स्वरूप थे वो भी इन लोगों ने आपका विकसित कर रखे थे कि कैसे स्ट्रक्चर्स हमको फॉलो कराने हैं, कैसा पूरा सिस्टमेटिक चीजें होंगी। उन्होंने उसी के अनुरूप ये काम कर रहे थे। क्लियर है? अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश के पीछे पीछे भारतीय और महाजन भी पहुंच गए कि जैसे ही अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश वाले पहुंच रहे थे, उनके पीछे जो हमारे भारतीय व्यापारी थे और जो यहाँ के भारतीय महाजन थे वो भी क्या हो गए, आपके अफ्रीका पहुंच गए। जैसे हैदराबादी सिंधी व्यापारी यूरोपीय उपनिवेश से भी आगे तक जा निकले। अब जो हैदराबाद के सिंधी थे वो कहां निकल गए? यूरोपियन जो आपके ट्रेडर थे और अफ्रीका में उनसे आगे निकल गए, उनका काम और भी अच्छा होने लग गया। 1860 के दशक में उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों में पर बड़े बड़े एम्पियार्ड खोलिए। इन दुकानों के सैलानियों को आकर्षित स्थानीय और विदेशी चीजें मिलने लगी। एम्पियार का मतलब जानते हैं, जहां पर बहुत सारी वस्तुएं अलग अलग देश की मिल जाती हैं। और कैसी थी ये दुकानें? सैलानी का मतलब जो लोग घूमने फिरने वाले आते थे उनको ये चीजें आकर्षित करती थी और ये सारी चीजें आपके बड़े अच्छे से दिखाई देती थी, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोत से आ जाने से सैलानियों की संख्या में दिनों दिन आपकी वृद्धि हो रही थी। तो कैसे उनका ट्रेड बढ़ रहा था, अब आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब एक कहानी है, गिरमटिया मजदूर की आप बीती। नामनारायण तिवारी भारत से आए गिरमटिया मजदूर थे। इन्होंने 20वीं शताब्दी के शुरुआत में डेमेरारा में 10 साल तक काम किया और उनका संस्करण मतलब उनके एक स्मरण, उनकी याद की कहानी का एक अंश हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंप दिए गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ जब सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया तो मुझे सजा दी गई। 14 दिन जेल में काटने पड़े। नए प्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था। वे दिन भर अपना काम पूरा नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया तो उनकी तनख्वाह भी काट ली जाती थी और उन्हें तरह तरह की सजाएं दी जाती। दरअसल मजदूरों को अपनी अनुबंध अवधि के भारी मुश्किलों को भी बिताना पड़ता था। तो आप काम करने जा रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहां आप किस तरह से आपका जीवन होगा, कैसे आपको किन दिक्कतों का सामना मिलेगा, ये सारी बड़ी चीजें इसके अंतर्गत ही रखी गई थी। अब कह रहे हैं भारतीय व्यापार और उपनिवेशवाद और आपका वैश्विक जो व्यवस्था है हम उसकी बात करेंगे। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का व्यापारीय देशों को निर्यात किया जाना था। कह रहे जो भारत में आपका महीन मतलब समझते हो, बारीक, जो आपकी बारीक कॉटन थी हमारे यहाँ जो होती है, उसका यूरोपीय जो आपके देश हैं उन देशों में क्या होना था, उनका निर्यात होना था। यानी कि भारत की जो फाइन क्वालिटी की आपकी कॉटन थी उसको कहाँ भेजना था? यूरोप भेजना था। औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था। इसी कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह
कपास के आयात पर रोक लगाए। क्या कर दिया कि जो कपास है उसके आयात पर रोक लगाए, स्थानीय उद्योगों की रक्षा करे। क्यों? क्योंकि अगर भारत का कपास वहां जाएगा तो वहां के उद्योग टफ हो जाएंगे, और वहां के अगर उद्योग पट होंगे तो वहां के लोगों को प्रभावित होगा। इसलिए क्या करना पड़ा उनको, यहाँ के उद्योगों पर आई चीजों को रोकना पड़ा। अब देखिए कह रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी हाउस ऑफ लंदन की दुनिया में चलने वाली केंद्र, ये थी कंपनी का मुख्यालय। देखिए इस पर, इसने पूरे विश्व पर राज किया है। चलिए देख लिया। ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर, ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिया गया। वहां महीन भारतीय कपड़ा आयात होने कम लगा। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटेन कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी कपड़े के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगा। अब क्या हुआ, ब्रिटेन को भी जो कपड़ा खरीद रहे थे, अब उनको भी 19वीं सदी में आपके नए बाजार की आवश्यकता थी। क्या कि ब्रिटेन का जो उत्पादक है वो चीजों को नए मार्केट में सेटल हो चुके, उनको आपका दाप सके इन सब चीजों के बारे में। अब देखिए सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों में बेदखल हो जाने के कारण भारतीय कपड़े को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के लिए आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? रुझान दिखाते हैं। सन 1800 के आसपास में निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत 30% था। कैसा था? 30% था, जो कि 1815 में घटकर 15% रह गया, और 1870 में घटकर केवल कितना रह गया? ये आपका 3% रह गया। तो फिर भारत ने किन किन चीजों का निर्यात किया? आंकड़ों के माध्यम से फिर एक नाटकीय कहानी सामने आई। निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, उतनी ही तेजी से कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। 1812 से 71 के बीच में कच्चे कपास में 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया, और कपड़ों की रंगाई के लिए इस्तेमाल होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता रहा। कई दशक मतलब कई सालों तक, बहुत लंबे समय तक जो नीलों का निर्यात है वो होता रहा। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाना था। कब था? 1820 के आसपास क्या था? चीन में बड़ी मात्रा में क्या था? अफीम का जो निर्यात है वो आपका किया जाना था। कुछ समय में तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा ही सबसे ज्यादा रहा, और एक समय था कि अफीम का जो सबसे ज्यादा हिस्सा था वो निर्यात में रहा। ठीक, ब्रिटेन की सरकार भारत में अफीम की खेती करवाती थी, उसे चीन को निर्यात कर देती थी। अफीम में निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से चाय और दूसरे पदार्थ खरीदती थी। अब सोचिए भारत में क्या उगा रही है? भारत से ले रही है आपका अफीम सस्ते दामों पर। उस अफीम को कहां बेच रहे हैं? चाइना में निर्यात कर रहे हैं। और चाइना से क्या ले रहे हैं उस पैसे के बदले? चीन से आपका मंगा रहे हैं चाय, और चाय के अलावा कुछ और जो मतलब पदार्थ थे उनको खरीद रही है। तो सोच रहे हो किस तरह से ट्रेड कर रही थी? कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है? जो पूरब के देशों के साथ व्यापार करने आई थी वो इस तरह से अपना पूरा ट्रेडिंग पॉइंट को चला रही थी। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? चलिए क्या कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादन की बाढ़ आ गई। भारत से ब्रिटेन के और शेष विश्व बाजार में जाने वाला खाद्य मैदान, आपका कच्चा निर्यात में क्या हुआ? इजाफा हुआ। अब चीजें आपकी चेंज होने लगी, चीजें आपके बदलने लगी, सब में इजाफा यानी कि मतलब आपके बढ़ने लगे। ठीक, ब्रिटेन में जो भी माल भारत में भेजा जा रहा था उस कीमत पर भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाली कीमत में बहुत ज्यादा होती थी। भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था। एक शब्द आया है व्यापार अधिशेष, इसका मतलब है कि भारत से क्या था? हमेशा निर्यात कम था और आयात भारत में ज्यादा था, यानी कि ब्रिटेन से चीजें मंगाई ज्यादा जा रही थी और ब्रिटेन को कम चीजें भेजी जा रही थी। इसलिए
निर्यात और में से अगर आयात को माइनस करेंगे तो आयात ज्यादा हो रहा था, उसी को बोलते हैं व्यापार अधिशेष। क्या कहते हैं उसको? व्यापार अधिशेष कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपसी व्यापार में हमेशा ब्रिटेन का ही फायदा रहा, यानी कि प्रॉफिटेबल कौन रहा हमेशा? इस केस में आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन इस मुनाफे के सहारे दूसरे देशों के साथ वाले व्यापारिक घाटे की भरपाई कर लेते था। बहुपक्षीय स्थायी बंदोबस्त ही काम रहता था। इस तरह एक देश के मुकाबले दूसरे देश में होने वाले घाटे की भरपाई किसी तीसरे देश के व्यापारी का मुनाफा कम किया जाते थे। ब्रिटेन की घाटे की भरपाई में मदद देते हुए भारत में 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था का रूप तय करने में एक अहम भूमिका अदा की। क्या की उन्होंने? एक अहम जो आपकी भूमिका थी वो उसको उन्होंने अदा किया। कह रहे हैं कि ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे तत्कथित होम चार्ज यानी कि देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटानिया अफसर और व्यापारी अपने घरों में भेजी गई निजी चीज, निजी रकम, भारतीय भारी कर्जों पर ब्याज और भारत में काम चुकाने वाले ब्रिटानिया अफसरों की पेंशन शामिल थी। यानी कि क्या क्या चीज इसमें होती थी, आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए, एक मैप को देख लीजिए कि कैसे ट्रेड होता था। यह है मोजाम्बिक, मोसाबा, यह है रेड सी, जेदा, माचा, पारस की खाड़ी, ये सूरत का पोर्ट है, ये गोवा पोर्ट है, ये मद्रास, ये मछलीपट्टनम, ये हुगली आ गया, ये हिंद महासागर है। ठीक, अब देखिए, ऐसे ही तो आपका ट्रेड करते थे, या फिर यहां से इस तरह से ट्रेड करते थे, दक्षिणी पूर्व एशिया के जो भी क्षेत्र थे। ठीक, इस तरह से ये लोग आपका अपने ट्रेड को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते थे। चाइना इनको व्यापार करना है तो चाइना व्यापार करने के लिए यहाँ से ये इस तरह से होते हुए मलक्का से इस तरह से ये भारत में आपका ट्रेड करते थे, या फिर इस रूट पर ये लोग ट्रेड करते थे। देख रहे हैं ये पूरा रास्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो फिलहाल आज के इस जॉब के लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल अपना ध्यान रखिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।